अभी जिनका कॉपी चेक नहीं हुआ है वो लास्ट में चेक करवाएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले भी जो होमवर्क सबमिट किए हैं उनका भी कॉपी चेक हो जाएगा, और उनको जो है रिप्लाई भी मिल जाएगा ईमेल के जरिए ही, या उनको जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी पर एक नाम लिख करके जो है लिस्ट बना करके दे देंगे कि हाँ भाई इनका जो है सही था होमवर्क बनाया हुआ, ठीक है। और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो लोग भी होमवर्क बनाइए, और सीरियसली जो है चेक करवाने के लिए पीडीएफ बना करके हमारे पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। वहां से जो है हम आपके कॉपी को चेक भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में आज का जो होमवर्क देंगे वो लास्ट में हम बता देंगे क्या होमवर्क है। पहले अभी जो है क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये डियर मैट्रिक चैनल जो है अपना, ये क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए जो है बेसिकली हमने बनाया था, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। हालांकि इसके साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। इसका कारण है कि इन सब का सिलेबस जो है लगभग लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत जो है इसमें चेंजेस हैं। हालांकि मैथ्स का सिलेबस जो है बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का, दोनों का जो है पूरा पूरा सेम ही है। जब हम देखे थे किताब दोनों का, तो दोनों का ही सेम ही है, तो मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट्स का बुक हम अभी देखे नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लगभग लगभग एक जैसी चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है। तो हम जो है स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन में भी अपने पास ज़्यादातर बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट्स हैं। तो हम प्रेफर करेंगे कि जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है क्लास 10th की जो है परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, वो जो है इस बैच से ज्वाइन कर ले और सीरियसली जो है पढ़ाई करना शुरू कर दे, अपना प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखे, और अपना होमवर्क जो मिल रहा है आपको, वो होमवर्क भी आप हमको चेक करा सकते हैं। अदर क्लासेस में होता क्या है कि आप जो है केवल ऑनलाइन क्लासेस कर पाते हो, पढ़ाई कर लेते हो, और आपको जो होमवर्क मिला हुआ है वो चेक करने की फैसिलिटीज़ अभी कई जगहों पर नहीं है। पर हम जो है आपके लिए ये फैसिलिटी ले करके आए हैं कि आप जो है पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर अपना पीडीएफ अपलोड करें होमवर्क वाला, वहाँ से आपका जो है अपलोड कर दीजिए पीडीएफ, और हम आपका कॉपी भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये डेली आपको होमवर्क मिलेगा, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो है आपको शुरू से ही प्रैक्टिस रहेगा कि भाई कैसे एग्जाम में लिखना होता है, आंसर्स कैसे लिखना है, समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये ऑलरेडी जो है 3-4 वीडियो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसमें एचसीएफ ज्ञात करना ये सब हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से हम सिखाए हैं, और बहुत ही आसान और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है बताए हैं। इतने इजी मेथड्स के साथ आपको जो है समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो एक बार जो है आप अगर नहीं देखे हैं पुरानी वीडियोज़ को, तो आप उसको भी देख लीजिए, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। और यहाँ पर जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड हैं, और वो भी खास करके सॉरी, खास करके दर्शाने वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। ये दर्शाने वाले जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 में हैं, सबको हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफलाइन में भी हमारे पास जो है बच्चे बैठे हुए हैं, इनको भी जो है ये सब चीज़ समझा रहे हैं। इनका एक देखो होता क्या है कि ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ, उनके साथ है कि इनको अगर कोई डाउट हुआ तो वो तुरंत जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सामने सामने ही है, वो तुरंत पूछ लेंगे। हालांकि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि किसी को भी डाउट जो है आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको डाउट आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ करके, वहाँ पर एक जनरल ग्रुप भी होता है, आप जनरल ग्रुप में जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से उसको समझा दीजिएगा, या कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो हम जो है उसको रीड करेंगे, उसको नोट करेंगे अपने पास, और उसको जितना जल्द हो सके उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, स्पेशल अलग से जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डाउट सेशन भी हम लोग रखेंगे, ताकि आपको जितने भी
प्रॉब्लम्स जो है फेस होते हैं वो सारे के सारे डिफ़िकल्टीज़ को जो है हम दूर कर पाएँ, और ये काम हम आपस में मिलकर ही कर सकते हैं। अकेले हम अगर ये सोचे कि हम इस तरीके से पढ़ा दें कि किसी को कोई डाउट ना रहे, तो ऐसा भी जो है संभव नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम समझा सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बच्चे के मन में वो सवाल उठ जाता है और उसका जवाब वो अपने आप से नहीं ढूँढ पाता है। तो उसके लिए जो वो टीचर से हेल्प चाहता है, तो जब तक वो हमको बताएगा नहीं, हम उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएँगे। इसलिए आपको कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, आपको जो है जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जो है अपना क्लियर मैसेज है आपके लिए, समझे? चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 1.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और ये दर्शाने वाला क्वेश्चंस है ना, इसमें आमतौर पर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछता है। हालांकि ये इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ठीक है। तो इसको जो है 5 नंबर में भी पूछ सकता है, पर ज़्यादातर ये कोशिश करता है कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस में ही पूछे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करके बता रहे हैं। क्वेश्चंस को समझना सीख जाइए आप, क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे, इस चीज़ को आप समझो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। यही जो है मैथ्स का फंडा है। पहले क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से काम करो, आंसर एकदम सही आएगा। और आपको जब सही आंसर है, सही स्टेप्स के साथ काम किए हो, तो फुल मार्क्स भी मिलने हैं, ठीक है। तो इस एक्यूरेसी के साथ जो है शुरू से अपना माइंडसेट जो है इस तरह का बना के रखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कैसा भाई? तो धनात्मक समपूर्णांक, सम संख्या की बात कर रहा है, समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये हम आपको बता दें, जब बेसिक चीजें जब हम आपको बता रहे थे इससे पहले वाले वीडियोज में, तो वहां पर हम बताए थे कि जो सम संख्याएं हैं वो क्या है। किसी भी संख्या को अगर आप 2 से भाग लगाते हैं और वो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वह सम संख्या है, शेषफल 0 आता है उसमें, ठीक है। इसको सामान्यतः आप 2m के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है, 2m के रूप में दिखा सकते हैं, जो कि m एक पूर्णांक होता है। आप इसको 4m के रूप में दिखा सकते हैं, आप इसको 6m के रूप में दिखा सकते हैं, पर जनरली हम 2m के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है। अब इस m की जगह पर कोई और पूर्णांक भी दे सकता है, वो जैसे q दे दिया है ना, यहाँ पर q दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप में होता है तो होता है, ठीक है। 4m के रूप में भी कभी अगर जो है दर्शाने के लिए बोले तो वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ जो है 6m के रूप में भी कह सकता है। तो ये सब सम संख्या का ही रूप है, पर जनरली जो है हम लोग इसका रूप 2m मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 2 से भाग दिया है ना, तो b की जगह पर यहाँ क्या आया, b की जगह पर ये जो है 2 आया है, और ये q की जगह पर है, और r की जगह पर जो है ना यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो प्लस में r की जगह पर 0 है, ये a के बराबर। तो कोई भी ये एक धनात्मक समपूर्णांक था, तो उसको जो है 2m के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये एक तरीका होता है। उसी तरीके से विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक अगर मान लो कि ये a जो है एक विषम पूर्णांक है, तो इसको हम 2m+1 या नहीं तो 2m-1 भी लिख सकते हैं। ये जो है आपको तरीका होता है सम संख्या और विषम संख्या को लिखने का, ठीक है। इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर m कोई पूर्णांक है, जैसे m की जगह पर अगर हम 1 रख दे, m की जगह 1 रख दे, तो इस a का मान कितना आ जाएगा, इसमें रखो, ये 1 यहाँ पे रखो, तो क्या कर दोगे, 2 × 1 2 हो जाएगा। और अगर हम ये प्लस मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो प्लस मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक हमारा 3। माइनस लेके भी अगर हम चलते ना, तो ये 1 आता है, जो कि एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो है जो लोग नए हैं उनके लिए जो है ये डिस्कस कर दिया है, ताकि इस क्वेश्चन में करना क्या है वो हमें जो है पता रहे, समझे। अब जो है देखो यहाँ पर जो है समझो क्या कह रहा है कि इस रूप में है, ये दिखाना है, तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है तो किसका उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो ये एक सूत्र है, फॉर्मूला है, इस तरीके से लिखा रहता है, मतलब ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इतना तो जो है पिछली क्लासेस में भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रहना चाहिए सब कुछ, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। अब ये नहीं कि बिना प्रैक्टिस के ही आ गए हैं, बिना प्रैक्टिस के आओगे फिर काम नहीं चलने वाला है। कभी भी जो है हम सरप्राइज टेस्ट जो है रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जो है इसमें मार्क्स अच्छा नहीं आया तो फिर जो है इसके लिए हम आपको डांटेंगे, समझाएंगे सब, फिर और कहीं ज्यादा डांट दिए तो बुरा भी मान सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस जो है जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, डांट जो है यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है आपका मार्क्स, ठीक है। आपका मार्क्स जो है देखेगा लोग, ये नहीं देखेगा कि आप कितना मेहनत करके पढ़े थे, ठीक है, मार्क्स देखेगा। तो इसलिए जो है अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, समझे। तो चलो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि, ठीक है, कि कोई धनात्मक समपूर्णांक, माना कि वह धनात्मक समपूर्णांक क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह धनात्मक समपूर्णांक कौन है भाई, वह धनात्मक समपूर्णांक a है, ठीक है। उसको हम a मान लिए, आप b मान लो चाहे कुछ भी मानो, पर a मानना यहाँ पर हमको ज्यादा सही लगता है, ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये जैसे स्टेप्स हम लिख रहे हैं वैसे ही काम करना है, समझे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर या करके लिखो कि a जो है हम धनात्मक विषम पूर्णांक माने ही थे। अब यहाँ पर देखो b की जगह क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दे रखा था कि जो है अपने पास ये 2 होगा और यहाँ पर जो है q होगा, समझे, और प्लस में r हमको शेषफल में रखना होता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। और यहाँ पर एक बात जो है ना पहले लिख देना यहाँ पर कि, या इसके नीचे वाले लाइन में जो है लिखो कि इसलिए जो है r का मान कितना होगा भाई, r का मान जो हम बताए थे ना, r का रेंज क्या होता है, तो ये r जो है हम बताए थे कि r जो है ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, इससे छोटा होगा। मतलब कि ये r जो है यहाँ पर ये किससे छोटा होना चाहिए, ये r जो है होना चाहिए छोटा किससे, कि ये 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, माने 2 से छोटा होना चाहिए ना b के जगह पर। तो अब इसके r को 2 लिख सकते हैं, यहाँ r का मान नहीं लिख सकते हैं, ये छोटा होना चाहिए 2 से, तो इतना ही वैल्यू जो है संभावित मान इसका होगा r का मान, ठीक है। अब बारी बारी से इसमें समीकरण 1 में जो है 0 रख करके देखो 0 कब आएगा, जब 2 से भाग दिए हैं और 0 आया, मतलब सम संख्या है। तो यहाँ पर जो है सम पूर्णांक यहाँ पर माने हुए थे ना, तो एक काम करते हैं कि यहाँ खाली धनात्मक पूर्णांक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि सम पूर्णांक के लिए, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए एक ही बार में दोनों स्टेप जो है हम लोग कर लेंगे, दोनों का काम कर लेंगे, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए भी और धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए भी, ठीक है। तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए r का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, r का मान जो है 0 हो गया। इसलिए ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं a इक्वल टू समीकरण 1 में जो है हम लोग r का मान 0 रखेंगे, तो a इक्वल टू 2q प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। या a इक्वल टू 2q लिख सकते हैं इस चीज को, है कि नहीं। तो यहाँ पर सम पूर्णांक के लिए जब हम बात किए तो सम पूर्णांक के लिए r का मान जो है 0 रखे, शेषफल 0 रख दिया है और यहाँ पर जो है ये इस रूप में लिख दिया। तो यही तो हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि ये 2q के रूप में होता है, ये दिखाना है। तो एक तो हमें ये मिल गया धनात्मक सम पूर्णांक के केस में। अब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसी में दूसरा पार्ट था कि अगर ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये 2q प्लस 1 के रूप में होता है, ये दिखाना है। तो हम अब यहाँ जैसे ये लिखे थे ना धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, इसी तरीके से लिखेंगे कि
एवं, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, तो एवं धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है, जो हमें यहाँ पर मिला था रेंज उसके हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जो है अगर हम r का मान 1 रख दे तो समीकरण 1 में क्या है, a इक्वल टू ये इसकी जगह 2 है, 2q, ठीक है, 2q और फिर r की जगह 1 आ जाएगा, r की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग दोनों ही चीज जो है यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं और अंत में यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम लिखेंगे। हिंदी मीडियम में अगर लिख रहे हो तो इति सिद्धम लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रूव्ड भी लिख सकते हो, कोई कुछ लोग प्रूव्ड लिख देते हैं ऐसे, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेप्स सही है, आपका कैलकुलेशन सही है, तरीका सही है, आप यहाँ प्रूव्ड लिखो, इति सिद्धम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदी मीडियम से अगर लिख रहे हो तो कोशिश करो कि इति सिद्धम लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब इतने पर जो है आप छोड़ दोगे, इति सिद्धम लिख करके खाली छोड़ दोगे तो आपका मार्क्स जो है, अगर 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा तो स्टेप्स हुआ नहीं है, तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मार्क्स देगा जानते हो, ये देगा 1 मार्क्स, या कुछ और थोड़ा दयालु आदमी होगा तो वो आपको जो है 1.5 मार्क्स दे देगा आपको, लेकिन 2 मार्क्स नहीं देगा। अब इसका मतलब जो है तुम्हारे मन में तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुछ शायद हम गलती कर दिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, गलती तो किए नहीं है, इतना तो पता है कि गलती नहीं किया है, पर कुछ छोड़ दिए हैं, इसीलिए आधा नंबर कट रहा है। मन में आ रहा है ना ये बात, तो ये बात सच है कि एक चीज छोड़ दिए हो, क्या छोड़ दिए हो, स्टेटमेंट। जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहे ना, दर्शाना रहे या सिद्ध करना रहे, तो लास्ट में स्टेटमेंट जरूर देना है, फाइनल स्टेटमेंट, जिसको अतः से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसी चीज को हम अतः के साथ लिखेंगे, समझे, कंक्लूजन में स्टेटमेंट के साथ, तब जाके पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स, है ना। जबकि मेहनत तो तुम उतना किए ही, लेकिन एक लाइन लिखना छोड़ दिए, नहीं लिखे, तो इसके लिए जो है तुम्हारा आधा नंबर कट गया। तो ये जो है तुमको थोड़ा सा और एक लाइन लिखने में कितना ही समय लगेगा, तुमको नहीं लगेगा ज्यादा समय, है कि नहीं। तो बस इतना ही समय जो है न देने के चलते जो है तुम्हारा मार्क्स जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ जो है देखो, समझ में इतना बात आता है यहाँ पर कि सॉल्व करना मायने नहीं रखता है, सॉल्व तो कोई भी कर देगा, पर उसका जो प्रॉपर पैटर्न है उस हिसाब से कौन सॉल्व कर रहा है उसको फुल मार्क्स मिलता है, समझे। जो पैटर्न के अनुसार सॉल्व कर रहा है उसको फुल मार्क्स मिलेगा, और जो जैसे मन किया वैसे लिख के आ गया उसको जो है उसी हिसाब से मार्क्स मिलेगा जैसे वो लिख के आया है, ठीक है। एग्जामिनर भी बोलेगा कि जैसे तुम लिख के आया हो वैसे ही मार्क्स दे रहे हैं, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दोगे कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। कितना मस्त था नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और ये सिंपल स्टेप्स के साथ आपको काम करना है, कोई दिमाग पे स्ट्रेस भी नहीं आया, और इतना अच्छा तरीका समझ में आ गया कि भाई पूरा फुल मार्क्स हमको मिले। इसके लिए हम आधा मार्क्स में संतोष करने वाले प्राणी नहीं है भाई, मनुष्य हो तुम थोड़ा बहुत लालचीपन तो मन में होता ही है, ठीक है, लालच होता ही है। तो इस चीज को जो है जिंदा रखो कि हमको आधा मार्क्स नहीं चाहिए, हमको पूरा मार्क्स चाहिए, और ये लालच हर किसी के मन में होना चाहिए कि आधा मार्क्स से काम नहीं चलेगा, पूरा मार्क्स दो।
तो पूरा मार्क्स लेने के लिए तुमको पूरा मार्क्स वाला काम करना होगा, समझे। तो चलो अब ये तो जो है समझ में आ गया, इसको जो है नोट कर लो, और तो तुम लोगों को भी जो है नोट करना है, जल्दी से नोट करो, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं, फिलहाल के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं क्योंकि इनको लिखना भी तो है। चलो पहला क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम जो है लिए हैं हम, लेकिन अभी से जो है क्या कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट जो है समझा रहे हैं, तो इसको जो है समझो और नोट करते चलना साथ में ही, तुम लोग भी साथ में ही नोट करते चलना ताकि ज्यादा समय ना लगे। देखो कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक की अभी हम बात कर रहे हैं, स्पेशली विषम पूर्णांक की, जो है ये 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। जैसे अभी बताया था ना कि विषम पूर्णांक जो है वो 2m ± 1 के रूप में हो सकता है। 1 की जगह पर यहाँ पर कोई भी विषम पूर्णांक हो सकता है, यहाँ पर जो है कोई जो है 2 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि हम विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक के लिए 2 से भाग दे रहे होते हैं, तो b की जगह पर 2 होगा या 2 का कोई मल्टीपल बैठा होगा, समझे। जैसे इसकी जगह 4 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ कि 2 की जगह 4 आ गया है, समझे। तो यहाँ से जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन लिया जाता है, समझे। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखो कि आगे करना क्या है हमें, इसके लिए सेम पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए चलना है। बस ये ध्यान में रहे कि b की जगह हमें 4 लिखना है, b की जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो इसका हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो मान लेते हैं कि वो a है, ठीक है। माना कि वह धनात्मक इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये थोड़ा सा जो है अब दिखेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक a है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर बोलना हमको, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, प्रमेयिका को लिखो, a = bq + r, ठीक है। ये लिखना ही है हमें, ठीक है। इसलिए जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर a = b की जगह क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। 4 जो है लिखेंगे प्लस 4q + r, है ना। अब यहाँ से संभावित r का मान निकालेंगे, इसलिए संभावित शेषफल, है ना, संभावित शेषफल माने r का वैल्यू जो है निकाल रहे हैं हम लोग, संभावित शेषफल यानी r का मान क्या क्या हो सकता है, सीधे r बराबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे r का मान अभी हम लोग निकाले थे ना, ये b से छोटा होगा, यानी 3 से क्या 4 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 तो हो ही सकता है ना। तो 0 1 2 3 ये सब जो है इसके संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान में रखना कि जब ये लिख रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा इधर ही लिखना, ये हम अभी दोबारा मिटाएंगे नहीं, कि थोड़ा ज्यादा इधर चला गया तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस हिसाब से ये माइंडसेट बना के रहना पहले से। अब देखो ये समीकरण 1 हम लोग कह देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, बारी बारी से r का मान इसमें रख के देखते हैं, ठीक है। रख के देखो से, अब अगर हम करें, अब यहाँ पर r का मान रखेंगे, यही ना, r का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, a = 4q + r का मान 0 रख दिए, ठीक है। r का मान क्या रख दिए, 0 रख दिए, इसलिए यहाँ पर देखो r का मान जो है 0 रख देने के बाद ये इस तरीके से आएगा, 4q आया, a = 4q आ गया। चलो इतना पे अभी आगे बढ़ते हैं। एवं या पुनः लिखो, यहाँ पर पुनः r का मान 1 लिखने पर, ठीक है। r का मान क्या लिखने पर, 1 लिखने पर, ठीक है। यहाँ कॉमा भी दे दो, r का मान 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a = ये 4 है, q + r की जगह पर 1 लिख दो, ठीक है। r की जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो, ये हो गया पुनः। अब देखो यहाँ पर पुनः r का मान अभी हम क्या लिख सकते हैं, r का मान 2 लिख सकते हैं, ठीक है। r का मान 2 लिख सकते हैं, लिखो यहाँ पर, इसलिए a = 4q +
r की जगह पर 2 लिख दिए, ठीक है। एक बार फिर से अभी एक और r का मान लिखना बाकी है 3, है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं। r बराबर 3, इसलिए a बराबर 4q प्लस 3 हो गया, समझे। तो इस तरीके से लिख लिए। अब जो है तुम आ जाओ यहाँ, सारा जो है लिख के देख लिए ना हम कि r के मान के लिए जो है अलग अलग चीज मिला था, 0 1 2 3 ये सब मिला था r का मान। सबको जो है इस इक्वेशन में रख करके देख लिए हैं क्या क्या मिला। हमको चाहिए क्या था, 4q प्लस 1 चाहिए था और 4q प्लस 3 चाहिए था। क्या ये मिला हमको? बिल्कुल मिला है, ये हमें मिला है। तो इसको खाली एक बार ऐसे घेर के दिखा दो और लास्ट में वही बात स्टेटमेंट दे दो, स्टेटमेंट दे दो। ये चीज हमको मिला ना, इसके अलावा ये भी हमको मिला है यहाँ पर, ठीक है, ये भी मिला है। पर ये सब ध्यान में रखना कि जो r की जगह जो है हमको, अगर जो है r की जगह हमको सम संख्या मिला है, इसका मतलब वो सम संख्या के रूप का है। लेकिन हमको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, धनात्मक विषम पूर्णांक ना, इसीलिए r का मान भी यहाँ पर जो है विषम पूर्णांक वाला ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो आया था इसमें सम पूर्णांक वाला भी, तो इस सब को जो है हटा के बात करना है, ठीक है। इस सब को छोड़ दिया जाता है, लिखने के क्रम में ये सब आता है पर इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं कि ये टारगेट हमारा था, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। बस इसके बाद स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, कि चूंकि जो है ये एक विषम पूर्णांक था, अतः, ठीक है, यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा पहले वाली बात कि चूंकि इस तरह के केस में कि विषम बोला था और से इसमें सम वाला भी आया है, तो एक लाइन लिखना एक्स्ट्रा पड़ जाता है कि चूंकि ये एक विषम पूर्णांक है, ये एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए r का मान भी हम लोग किसको वैलिड रखेंगे, 1 और 3 को ही ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो अतः, ठीक है, इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है लिख लेना कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है, ये चीज। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद इति सिद्धम लिख देना, स्टेटमेंट लिख देने के बाद पूर्ण विराम और फिर उसके बाद इति सिद्धम लिख देने का। समझ में आ गया। तो ये जो है एक दूसरा क्वेश्चन था। ये सब पता है कहाँ से लिए हैं ये सब क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के किताब से लिए हैं, जो बिहार बोर्ड की तरफ से बुक आता है ना, बीटीबीसी का बुक जिसको आप बोलते हैं, उसी बुक से लिया गया है और उसके एग्जाम्पल्स में ये सब चीज था। तो एग्जाम्पल्स भी साथ में होते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम आपको जो है करके बताएंगे, उसको प्रैक्टिस करना आपका काम रह जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जो है साथ में नोट करते हुए चले थे, सबका हो गया है, ठीक है, समझ में भी आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, राहुल, विवेक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पूछ लिए कि तुम लोग से भी जो है पूछना जरूरी है ना, क्योंकि अगर कोई भी बाई चांस तुम लोगों में कोई डाउट रह जाता है तो फिर इतना जो तामझाम किए हुए हैं वो सब का क्या फायदा, ठीक है। इन लोगों का जो है समझ में आता है कि अभी जस्ट वो नहीं बता पाएंगे, वो कमेंट करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा। पर तुम लोग अभी सामने हो तो तुमसे तो पूछ ही सकते हैं ना, ठीक है। तो चलो समझ में आ गया है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या साथ में अगर सॉल्व करते हुए चले थे तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले वीडियो हम पॉज ही कर लेते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हम पहले लिख ले बोर्ड पर, उसके बाद जो है आपको बताएं। आपका भी ज्यादा समय किल नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। चलो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। बस एक शब्द इसमें जोड़ दिया है, उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, पर आपके लिए मुश्किल नहीं रहने वाला है क्योंकि आप जो है बहुत आसानी से इसको समझ लेते हो, ठीक है। देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, अभी तक हम लोग केवल धनात्मक पूर्णांक चाहे वो सम हो या विषम कर रहे थे, अभी क्या कर दिया, वर्ग, यानी कि उसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। उसमें m पूर्णांक के लिए किस रूप में होता है, वर्ग जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेगा तो वो 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ये चीज कह रहा है, ठीक है। जहां पर m क्या है, कोई पूर्णांक है, ये दिया हुआ है,
तो इसको जो है प्रूव करना है, तो हमें वर्ग करना है ना, तो पहले धनात्मक पूर्णांक कुछ मान लेते हैं, जैसे अभी तक मान रहे थे धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। उसी प्रकार फिर बाद में उसका वर्ग कर देंगे, क्या दिक्कत है, बस इतना तो ये स्टेप क्लियर है। क्वेश्चन देखते ही बस काम करो, इस पे सॉल्व करो इसको, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए इसको झटपट जो है आगे बढ़ो और देखो। पहले तो मान लो जो फॉर्मेलिटी है वो माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, वह धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। सेम लाइन जो है हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, वो मिटाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ए है, ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका है क्या, ये एक बार लिख दो, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो है इस हिसाब से a प्लस b की जगह क्या रख देना है, 3 रख दो, b की जगह यहाँ 3 रख दो, तो 3q प्लस r हो गया। इसलिए यहाँ पर संभावित r का मान क्या हो जाएगा, संभावित शेषफल का मान जो है क्या हो जाएगा, देखो संभावित शेषफल, बताओ तुम खुद ही बताओ, जितेश बताएगा, ठीक है। r का मान जो है 3 से छोटा होगा, 0 1 2 है ना, तो 0 यहाँ पर ब्रैकेट में r लिख लो, ठीक है, ताकि आगे क्लियर रहे ये बात। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, 3 नहीं होगा क्योंकि ये 3 के बराबर हो ही नहीं सकता। जब हम लोग ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तभी बताए थे कि r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, पर b से हमेशा छोटा होगा। तो ये चीज तो पहले ही बताए थे, क्लियर है ये चीज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज क्लियर रहे ना तो काफी कुछ जो है आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब इसका जो है इस इक्वेशन 1 में बारी बारी से इनका मान रख करके देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या करो कि r का मान कितना रखने पर, अब r का मान 0 लिखने पर, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसको जो है देखो, या a इक्वल टू 3q लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आके तुमको जो है रुकना पड़ेगा और मन में ये बात जो है बार बार अभी तक परेशान कर रहा है तुमको कि हम तो यहाँ पर वर्ग करने वाले थे ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए था। अभी तक हम माने थे क्या, धनात्मक पूर्णांक, वर्ग तो गायब है ना, वर्ग अभी तक गायब है, तो क्या करें, वर्ग लाना पड़ेगा, वर्ग करो, स्क्वायर करो। तो ये धनात्मक पूर्णांक हम इसको माने थे ना a को, तो इसका वर्ग करेंगे, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे। तो अगर एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिख दो। और इस यहाँ से क्या हो जाएगा कि a का वर्ग हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये 3q का वर्ग हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है, दोनों का ही स्क्वायर कर दिए। अब ये 3q है तो 3q इधर है तो पूरे का ना स्क्वायर करेंगे जी, इसलिए जो है पूरे का स्क्वायर कर दिए। इधर राइट साइड में ये पूरा है तो पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा। अब इसके बाद ये a स्क्वायर हो गया और ये 3q स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर q का स्क्वायर q हो गया। ले भाई अब तो लफड़ा हो गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो आ गया, पर इसमें जो है 3 नजर नहीं आ रहा है। भाई ध्यान से देखो, अंतर्दृष्टि से देखो, इसको गुणनखंड में तोड़ोगे तो 3 नजर आएगा, आ रहा है नजर। अब तो अब इसको गुणनखंड कर दो 3 के रूप में, ठीक है। 3 जो है a स्क्वायर हो गया, ये 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं अब इस चीज को, है ना। अब यहाँ पर देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ गया, बहुत अच्छा। 3m, ये 3 भी आ गया, m कहाँ गायब है, तो ये भाई अगर q एक पूर्णांक है और पूर्णांक का स्क्वायर है, वो भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, उसमें 3 से गुना करेंगे वो भी एक पूर्णांक होगा, तो यह पूरा एक पूर्णांक है। इसी को m के रूप में लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, इसी को m के रूप में लिख दो 3m, और यहाँ पर लिख दो खाली कि जहां
m इक्वल टू क्या है भाई, m इक्वल टू 3q², ये दिख रहा है इधर, ठीक है, m इक्वल टू 3q², बस ये चीज हो गया। तो इसका वर्ग जो है इस रूप में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। एवं अब आगे क्या करना है, चाहो तो इसको जो है घेर दो एक बार बढ़िया से, ठीक है। एवं r बराबर 1 रखने पर, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, r का मान जो है 1 रखो, तो a बराबर देखो r का मान यहाँ 1 रख देंगे ना, तो a इक्वल टू 3q+1 हो गया। भाई अब वर्ग चाहिए था हमको, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को वर्ग तो नहीं है, तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, और इधर वर्ग करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी वर्ग करना होगा। तो लिखो यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर या लिख रहे हैं ना, या a का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 3q+1 पूरे का स्क्वायर होगा या खाली 3q का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पूरे का स्क्वायर कर दिए। अब इधर का चीज हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर का मिटा रहे हैं, थोड़ा जो है ये लेंथ पकड़ रहा है, और थोड़ा है कि फैला फैला कर भी लिख रहे हैं ना, तो इसलिए भी जो है ये लेंथ पकड़ रहा है, ठीक है। तो ताकि इसमें दिखना भी तो चाहिए, जो दूर बैठे हैं पीछे वाले बैठे हैं उनको दिखना भी तो चाहिए ना, दिख रहा है ना, इतना साइज तो ठीक ही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये दिख रहा है, इसमें भी क्लियर दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है यहाँ से आगे बढ़ो, तो देखो यहाँ या करने के बाद लिखोगे a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया। अब ये जो है देखो, ये a की जगह है और ये b है, a+b का होल स्क्वायर खोलो, तो a का स्क्वायर होता है और प्लस 2a है ना, 2 इंटू, ये डेसिमल इसको मत समझना, इंटू लिख रहे हैं ये हम, 2 इंटू, ठीक है, a कौन है 3q है, इंटू b कौन है 1 है ना, तो ये हो गया, और प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। चाहो तो ब्रैकेट ही लगा दो, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो मिल गया ना, अब तुमको बस इसको खाली सॉल्व करना है, इसका 9q² हो जाएगा, इसको देखो ये 3 दूनी 6 q हो जाएगा, इसमें जो है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, प्लस में क्या है 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। अब देखो भाई यहाँ तक आ गए, अब समस्या क्या है कि अब हमको 3m+1 चाहिए था ना, याद है ना क्वेश्चन में यही चीज मैं बोला था, तो 3m+1 चाहिए था, 3 तो इन दोनों में दिख रहा है और प्लस में जो है m1 भी दिख रहा है, तो क्या करें, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लो, अब प्लस में 1 है, कॉमन में जो आएगा ब्रैकेट में उसको m कह देंगे, ठीक है, उसको क्या कह देंगे, m कह देंगे, समझे। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से a² बराबर 3 कॉमन लिए, तो 3 कॉमन लिए हो भाई, तो 3 इसमें से बाहर निकालिए ना, तो 9q² में से 3 बाहर निकाले, तो डिवाइड करो इससे 3 से 3 बार में, तो 3q² बच गया, 3q² बच गया, प्लस है यहाँ पर तो प्लस का साइन दिए। उसी तरीके से 6q था, उसमें से हम 3 बाहर निकाल लिए, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुने q 2q रह गया। अब ये ब्रैकेट बंद करो और इसके बाद जो है +1 था तो +1 लिख दो, ठीक है। अब सीधा सीधा काम क्या करना है कि इसकी जगह पर जो है आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, ठीक है, m लिख सकते हो, तो a² बराबर 3m प्लस, और ये बाद में +1 था तो +1 लिख दिए, तो यही चीज हमको चाहिए भी था। और यहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा तुमको ना, जहाँ m इक्वल टू क्या है भाई, तो 3q² प्लस 2q। लेकिन अच्छा पता है इसमें जो है तुमको यहाँ तक तो काम कर लिए, जो क्वेश्चन में हमें अल्टीमेट गोल जो दिया था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप में आता है, वो तो निकल ही गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूर्णांक m कह दिया था इसलिए हम m लिखे हैं, हालांकि उसको जो है ऐसा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बार तो हम m इसी सेम क्वेश्चन के अंदर m का वैल्यू यहाँ पर 3q² ले चुके हैं, m की वैल्यू, तो फिर दोबारा से m की वैल्यू हम अलग ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि अन्याय हो जाता है इसके साथ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी
कह रखा था कि पूर्णांक m के लिए, इसीलिए मजबूरी में हम भी यहाँ m रखे हैं। नहीं तो अगर मेरा मन तो अभी भी कर रहा है मेरा मन कि यहाँ m हटा दे, क्योंकि m तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम ना यहाँ, तो n कर दे। लेकिन क्योंकि अब मेरे मन में ऐसा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो कहा है उसके हिसाब से न चलेंगे। क्वेश्चन में पूर्णांक m बोला है तो पूर्णांक m ही रखना है, समझे? मन में आ रहा है, इतना दयालु नहीं बनना है, ठीक है? m बोला है m रखने का, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरेटिकली जो है इसमें देखा जाए तो है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर m का वैल्यू एक जगह पर 3q² है और दूसरे जगह पर जो है 3q² + 2q है। तो थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है, पर क्वेश्चन बोल रखा था तो क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। तो यहाँ तक आए। अब इसके बाद देखो भाई, r का मान जो है हमको 0, 1 और 2 मिला था, ये मिला था है ना। तो हम 0 और 1 के लिए तो काम कर लिए, जो अल्टीमेट गोल था इतना से काम चल गया। तो इसको लेकर के आगे बढ़ने का, जैसे यहाँ एवं करके लिखा ना, एवं r बराबर 2 रख के काम करते हैं, ऐसा करके देखने का अब जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में बोला था उतना हमको मिल गया, तो उसका जरूरत अब नहीं है। हाँ, अगर इन सब चीजों को ढूंढने के दौरान बीच में ये सब चीज आ जाता तो कर सकते थे, पर बाद में आ रहा है, क्यों करें हम? ठीक है, तो सीधा जो है अब स्टेटमेंट लिख दो कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए, ठीक है? स्टेटमेंट जो है ध्यान से सुन लो और लिख लो। धनात्मक पूर्णांक m के लिए हम लिख ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे कि सर आधा लिखते हैं आधा छोड़ देते हैं, है ना? कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m, छोड़ो वर्ग जो है वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां m क्या है भाई? m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। चलो, इति सिद्धम लिख दो लास्ट में, इति सिद्धम हो गया, खत्म। तो ये कहानी जो है इसका खत्म हो गया। तो ये इसका जो है क्वेश्चन का पैटर्न था। बस क्या बोला था? स्क्वायर करने को, बस क्वेश्चन में शब्दों को समझना है आपको कि करने को क्या कह रहा है, उसके हिसाब से काम करो, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा? क्यूब करने को कहा है। क्या करने को? क्यूब करने को। हालांकि वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पर एग्जाम में बहुत कम पूछता है, तो आज हम वो नहीं बता रहे हैं, पर वो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है? तो होमवर्क आपको मिलेगा कहाँ? होमवर्क आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल के कम्युनिटी पे, ठीक है? हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो है मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको जो है होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है? हालांकि अभी जो है ये क्लास खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद जो है अभी 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चंस लिख के रखे हैं ना, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, और अब जो है हम क्या करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताते हैं, बाकी उसके बाद आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो, समझे? तो इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और बताते हैं, पहले इसको हम लिख ले क्वेश्चन को, ठीक है? उसके बाद चलो, इससे पहले तक जो भी क्वेश्चंस था वो सारा बन गया है। अभी ये आज के लिए एक लास्ट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी जो है इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो और फिर जो है पता करते हैं कि इसमें निकालना क्या है हमको, ठीक है? यहाँ पर जो है समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता है, मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है। 420 क्या है? काजू की बर्फी है। 130 जो है बादाम की बर्फी है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बर्फी के नाम पर जो है कुछ खाने पीने का भी मन कर दिया है ना। अभी खा तो नहीं सकते हैं, पानी पी लेते हैं पहले, ठीक? उसके बाद बताते हैं।
चल हो गया। मतलब खड़े होके पानी भी नहीं पी सकते हैं, खड़े होके पानी पी रहे थे टोक दिया कह रहा है बैठ के पी लीजिए सर। चलो ठीक है, देखो बहुत अच्छा। तो एक 420 जो है काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है, ठीक है, दुकानदार के पास है, मेरे पास नहीं है ये, ठीक है। तो और वह क्या चाहती है, अच्छा चाहती है ना, लड़की है, तो वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। देखो कि जो है जब भी तुम दुकान जाओगे बर्फी की दुकान पे, जो वहां पर ढेरी बना के रखा रहता है सजा के एकदम बढ़िया से, ठीक है, एक थाली में, परात उसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें इस तरीके से जो है उसमें बनाना चाहती है ढेरी की, प्रत्येक ढेरी में क्या रहे, बर्फियों की संख्या समान रहे, यानी कि जितना भी ढेरी बनाए उसमें बर्फियों की संख्या कितनी रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि अगर ये पहला ढेरी अगर वो बनाना चाह रही है, ठीक है, पहला ढेरी अगर बनाएगी तो जैसे देखो होता क्या ना कि ऐसे वो ये थाली है, ठीक है, इसमें ये एक बर्फी रखेगी, दूसरा रखेगी, तीसरा रखेगी, चौथा रखेगी, पांचवा, इस तरीके से जो वो रखी हुई रहेगी, ठीक है। और इसके ऊपर फिर से एक बर्फी रखेगी इस तरीके से, है ना। तो बर्फी का साइज सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से रखेगी, तो प्रत्येक जो जो पंक्ति होगी, है ना, प्रत्येक ढेरी जो वो बनाएगी उस ढेरी में कितना होगा, समान संख्या में बर्फी होना चाहिए, क्या समान संख्या में बर्फी होनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ढेरियों में बर्फी की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से, और ये बात भी ध्यान में रहे कि बर्फी अगर उसको रख रहे हैं परात में बर्फी को, तो कम से कम जगह घेरे, कम से कम जगह घेरे, ठीक है। ढेरी भी बनाना है और कम से कम जगह जो है चाहिए हमको, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में कहे इस तरीके से कि कम से कम स्थान घेरे, ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है, ये तीन संख्याएं भी अगर आपको दे दे, ज्यादातर 10th क्लास में दो ही संख्या देगा, इससे ज्यादा देगा नहीं वो, ठीक है। तो दो तरह का आइटम है, उसको जो है ढेरी बनाना है और कम से कम जगह घेरे, तो उसके लिए ध्यान में रखो HCF ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, HCF। अगले वीडियो में या अगले एक्सरसाइज में, अभी तो ये 1.1 है ना, 1.2 में हो सकता है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताएं जहां पर एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कम से कम बोला है, न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम बोले तो HCF ज्ञात करना है, उल्टा है यहाँ, कम से कम बोला तो क्या HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उल्टा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अधिकतम अगर बोले तो एलसीएम निकालना होगा। अब देखो यहाँ पर हम ये अभी क्लियर ही कर देते हैं, जैसे अगर हम जो है 4 और 12 का जो है, या ये करें कि 4 और 10 का जो है हम HCF निकाल ले, तो 4 और 10 का HCF जानते हो कितना आएगा, 2 आएगा। HCF निकाल के देख लेना, 2 आएगा। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि ये 2 जो है 4 के अंदर भी है और 10 के अंदर भी है, मतलब ये छोटा हुआ है ना, इस दोनों में ही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में मौजूद होता है, ये हुआ। और एलसीएम की बात करें इनका, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो अगर एलसीएम इसका निकालोगे तो देख लो कितना आएगा, तुम खुद ही निकाल कर देख लो, 40 आना चाहिए ना, 4 है, 10 है, 2 से लगाओ 2 बार में और ये 5 बार में, है ना। अच्छा 20 से भी काम चलेगा, 40 नहीं 20 में ही काम चल जाएगा अपना। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम जो है अपना 20 आ गया, है ना। तो ये देखो 4 अब 20 के अंदर है और ये 10 भी 20 के अंदर है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि HCF जो है वो सभी में होता है, HCF सबके दिल में है, ठीक है। HCF जो है वो सबके दिल में है, जैसे कटरीना कैफ बहुत सारे लोगों के दिल में है, ठीक है, पर कटरीना कैफ के दिल में कौन है ये कौन जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हो गया कि कटरीना कैफ के दिल में ये दोनों हैं, ठीक है। अब इसको बुरा मत मानना कोई, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम के अंदर सब संख्याएं होती हैं, तो एलसीएम जो है अधिकतम हुआ कि नहीं, अधिकतम हुआ, हालांकि इसका मान जो है नाम है क्या, छोटा, लोएस्ट मल्टीपल, है ना। तो इसमें भी जैसे ये 40 भी है, 40 के अंदर भी जो है ये दोनों ही आ जाएगा, है कि नहीं, 40 के अंदर ये दोनों आएगा, लेकिन
हमको सबसे छोटा ऐसा संख्या चाहिए जिसके अंदर ये दोनों हो, तो सबसे छोटा में ये मिला, इसलिए इसका नाम एलसीएम रखा जाता है, समझे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कि हमको जो है इसको अगर भाग लगाना है तो 1 से भाग लगाएंगे तो भी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 2 से लगाएंगे तो 2 एक ऐसी संख्या है, बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कट जा रहा है। इसके अलावा जो है और कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों पूरी तरीके से कट जाए, समझे। तो इसीलिए अगर न्यूनतम बोले इस तरह के क्वेश्चन में तो एचसीएफ निकालना, और अधिकतम बोले तो एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो ये जो है बात ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला बात जो है समझ में आया होगा। नहीं भी अगर समझ में आया कोई बात नहीं, खाली इतना मन में रखो कि इस तरह का क्वेश्चन है, न्यूनतम स्थान घेरे तो एचसीएफ निकाल लो, और अधिकतम की बात करें तो एलसीएम निकाल लो। चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करोगे कि यहाँ पर जो है क्वेश्चंस में ये 2 संख्या दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख दो कि हल में लिख दो कि इसके हल के लिए, इसके हल के लिए, या स्टेटमेंट अच्छे से लिखना कि चूंकि बर्फियां को परात में कम से कम स्थान घेरना है, इसलिए इसके हल के लिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लिखो कि a की जगह पर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर 420, b की जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 130, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। 2 संख्या दिया था ना, बड़ा को a कह दिए और छोटा को b, ये तो हम शुरू से ही बता रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर कोई प्रेमिका बोल रहा है, मार खा जाएगा फिर, प्रमेयिका से, ठीक है। तो ये प्रमेयिका से, और इसका प्रमेयिका होता क्या है, a = bq + r। अब देखो यहाँ पर या लिखते हैं, या ही कोशिश करो लिखने का, ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ देखो a की जगह पर जो है 420 आ जाएगा, b की जगह पर कौन आ गया भाई, 130 आ गया। अब q की जगह पर कोई संख्या हमको लिखना है, और वो संख्या गुना करके 420 आ जाए या 420 से छोटा मल्टीपल आए। तो देखो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 520 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, नहीं चलेगा। 3 से लगाओ, 13 तिया 39, 390, 390 420 से छोटा है, चलो लगा दो 3 से, 390 हो गया। 390 में कितना जोड़े कि 420 आ जाए, तो 390 10 जोड़ेंगे तो 400, अब 20 जोड़ेंगे तो 420, यानी कि 30 जोड़ना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, या में हम बताए थे ना, ये a की जगह पर कौन आएगा, b आएगा, और b की जगह पर r आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा अगले स्टेप में। तो a की जगह पर ये b आ जाएगा, 130 आ जाएगा, और b की जगह पर r आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है क्या करो, अभी इसको पूरा कंप्लीट करो, पहले इसको जो है सेम स्टेप के साथ काम करो। इसको राइट साइड में भी 130 हमको पूरा करना है। तो 30 में अगर हम जो है, ये 130 है ना, तो अगर 3 से गुना करते हैं तो 90 आता है, 4 से गुना करते हैं तो 4 × 12, 120 आएगा 4 से, है ना। तो 4 से लगा दो, 120 करीब पहुंच गए हैं, 120 आया और 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये b है a की जगह पर आएगा, ठीक है। r जो है ये b की जगह पर आएगा, इसमें कोई दिक्कत। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन r भी तो हमको लिखना है ना, तो r में कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, r का मान हमको 0 चाहिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, चूंकि r = 0 है इसलिए HCF, ठीक है, इसलिए HCF बराबर जो है कितना आ जाएगा, b की जगह जो है r का मान जब 0 आ जाए, और उस स्टेप में देखो तुम कि b की जगह कौन है, b की जगह ये 10 है, तो इसका HCF 10 हो गया, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया, 10 आ गया। और अब स्टेटमेंट लिख दो कि कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, अतः प्रत्येक ढेरी में, यहाँ पर लिख दो, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां
रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। इति सिद्धम अपना लिख लेना। तो इस तरीके से जो है बनाना होता है, समझे। तो अभी तक इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे वीडियो में जो है हम आपको बताएं कि HCF ज्ञात करना जो हम लोग सीखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से, उसका इस्तेमाल देखे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे जिसमें दर्शाने के लिए कहा जाता है, वो समझ लिए। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को में हम देखो, ऐसा है कि एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए हैं, जो कि आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। वो आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे खुद से बाकी का क्वेश्चन, और उसको सॉल्व कर लेने के बाद PDF बना करके, और पिंड कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर उस PDF को अपलोड करिए और वहां से आपका होमवर्क चेक हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास वो आ जाएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, लिंक एकदम सेफ है, सिक्योर्ड है, ठीक है। किसी भी तरह का इसमें फ्रॉड से रिलेटेड ये सब चीज नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है गूगल का जो अपना एक सिक्योर गूगल फॉर्म्स का आता है ना ये सर्विस, उसी के जरिए हम आपका जो है होमवर्क यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो आप वहां से आप अपना सबमिट कर दीजिएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपका नाम पूछा जाएगा, क्लास पूछेंगे, ठीक है, कौन से बोर्ड से हैं, ज्यादातर तो बिहार बोर्ड का ही होगा, तो बिहार बोर्ड वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, और स्टेट अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद एक पेज खुल करके आ जाएगा जहां पर आपको ऐड योर फाइल करने के लिए बोलेगा। तो वहां पर आप अपना PDF जो है जो है उसमें डाल दीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे ही करिएगा वो चीज तुरंत मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास समय रहेगा हम उसको चेक करके, और संडे को इसका रिव्यू भी हम जो है बता देंगे, ठीक है। इसमें जो भी हम होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस हम कब कराएंगे आपको, संडे को, ठीक है। संडे को 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना देर का चल जाए उतना देर तक जाकर के सारा होमवर्क जो है उस दिन हम फिनिश कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो होमवर्क हम आपको सिर्फ बोल के चले गए, उसको हम नोट कर रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम आपको आज के डेट में होमवर्क दिए हैं, कल के डेट में क्या होमवर्क दिए थे, उस हिसाब से हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। और संडे को बैठ करके सारा होमवर्क जो है आपको करा देंगे, फिनिश करा देंगे, आप वहां से मैच करा लेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको फॉलो करते हुए ही हम अपने सिलेबस को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे, और उसकी लगातार प्रैक्टिस भी होते रहेगी, ताकि जो है आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके एग्जाम में। जय हिंद, थैंक यू।